बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉलेज 7.7 को डिस्कस किया था और आज उसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हमने किसी भी एनर्जी सिस्टम या पावर सिस्टम की एफिशिएंसी के हवाले से डिस्कशन की थी। एनर्जी सिस्टम की एफिशिएंसी में तो आपने बात की थी कि बेसिकली आप ये चेक कर रहे होते हो कि टोटल एनर्जी का कितना पार्ट जो है वो यूजफुल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जबकि जो हमारे पास पावर सिस्टम में एफिशिएंसी की अगर बात करें तो वहां पे हम पावर ट्रांसफरिंग का पार्ट देखते हैं। टोटल पावर जो इनपुट होगी उसका कितना पार्ट आउटपुट पे अपीयर हुआ है, और हमने इनकी वैल्यू परसेंटेज में भी डिस्कस की थी। तो पावर के बारे में तो आपको आइडिया है ही स्टूडेंट्स कि पावर बेसिकली रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफरिंग है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। तो एफिशिएंसी में, एनर्जी एफिशिएंसी में सिंपली एनर्जी कंसिडर की जा रही होती है। तो यहां पे रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफरिंग को देखते हैं कि एनर्जी ओवर टाइम वाला जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है। खैर, हम डायरेक्टली पावर की जो वैल्यूज हैं उनकी बेस पे भी पावर की टर्म में एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये एक एग्जांपल करते हैं पावर एफिशिएंसी से रिलेटेड। इसमें क्या लिखा है? ए वाटर पंप लिफ्ट्स 200 लीटर ऑफ वाटर, यानी टोटल जो वॉल्यूम है वाटर का वो जो लिफ्ट किया जा रहा है वो हमें यहां पे बता दिया है 200 लीटर है। ठीक हो गया? और ये क्या लीटर ऐसा यूनिट है बेटा वॉल्यूम का? जी बेटा, लीटर जो है क्या ऐसे यूनिट है वॉल्यूम का? बता सकते हो बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्या वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर है? जी बच्चों, जरा बताओ वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या होता है बेटा? क्यूबिक मीटर। तो ये क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो 1 लीटर में तकरीबन 0.001 क्यूबिक मीटर होते हैं शायद। ये जरा कंफर्म कर लेना, मेरा ख्याल है इतने क्यूबिक मीटर होंगे, या 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लेना। वैसे खैर, आप अगर इसको चेंज करना चाह रहे हो क्यूबिक मीटर में, तो आप क्या करोगे कि लीटर की जगह पे 0.001 मीटर क्यूब लिख दोगे। एल की जगह पे आपने ये वैल्यू लिख देनी है, 1000वां हिस्सा, मीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा। तो अब ये मल्टीप्लाई करके ये तकरीबन 0.2 के करीब मेरा ख्याल है ये वैल्यू बन जाएगी, 0.2 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया। इसके अलावा इसमें क्या है कि इस वाटर को पंप किया जा रहा है और एक हाइट पे लेके जा रहे हैं। हाइट कितनी है बेटा? 10 मीटर हाइट। तो हमें हाइट भी दे दी है, हाइट की वैल्यू यहां पे 10 मीटर है। और ये काम कितने टाइम में किया जा रहा है? 5 मिनट्स में। तो टाइम भी हमें बता दी है, टाइम की वैल्यू 5 मिनट्स। बेटा क्या मिनट ऐसा यूनिट है टाइम का? जी बेटा, ऐसा यूनिट का पता है ना? सिस्टम इंटरनेट। जी बेटा, नो सर, सेकंड है। सेकंड है। तो मिनट इज नॉट अ एसआई यूनिट। तो आप क्या करोगे, इसको सेकंड में चेंज करोगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60। कितने? 60। तो आप मिनट की जगह पे 60 सेकंड लिख दोगे। इस तरह से ये टोटल टाइम जो है वो 300 सेकंड बन जाएगा। ये हमें डाटा दे दिया। इसके बाद द पावर इनपुट, यानी ये जो वाटर पंप है इसको जो इनपुट पावर दी जा रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल पावर जो दी जा रही है वो कितनी है? 300 वाट। तो इनपुट पावर को मैं पी इनपुट लिख देता हूं। ये हमारे पास 300 वाट है। ठीक हो गया? कैलकुलेट द एफिशिएंसी, हमें यहां पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो बेटा एफिशिएंसी कैलकुलेट अगर करना है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ जरा। पावर की टर्म में क्या लिखते हैं? आउटपुट पावर
डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। इनपुट हाँ जी, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इनटू 100। तो इनपुट पावर तो हमें पता है, और ये जो वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाना ये हमारी आउटपुट है। पानी को हाइट पे लेके जाना है, घरों में मोटरें लगी होती है ना, उसी तरह का वाटर पंप है जो पानी को नीचे से टैंकी में पहुंचा रहा है। ठीक है, तो टैंकी तक पहुंचाने का ये पहुंचाना जो ये हमारी आउटपुट है। हमारा मकसद है कि पानी टैंकी में जाके गिर जाए, वहां पे स्टोर हो जाए, तो ये आउटपुट है। तो आउटपुट पावर जरा निकालो। तो बता सकते हो जब पानी को हाइट पे लेके जा रहे हैं तो हम वर्क जो वाटर पंप है वर्क कर रहा है, और वो वर्क कौन सी एनर्जी बढ़ा रहा है, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है उस पानी की हाइट पे जाने की वजह से। वो वर्क किस शक्ल में नजर आएगा, बताओ जरा, शाबाश। किसी को नहीं पता? लिफ्ट करने में जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब लिखा भी है कि ये लिफ्ट करने में वर्क डन है, ये mgh के बराबर है। और mgh किसका फार्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो हमारा वर्क यहां पे जो आउटपुट वर्क है वो mgh है। अच्छा, अब इसमें g तो आपको पता ही है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो, और जो h है वो हाइट हमें गिवन है यहां पे 10 मीटर। m मैस, कितनी मैस वाटर की हाइट पे लेके गए हैं, तो वाटर की मैस कहां से निकालें, वो तो हमें यहां पे इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं नहीं बताई। हाँ, वॉल्यूम हमें बता दी है। क्या बता दी है? वॉल्यूम। लेकिन एक और चीज भी बताई है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी भी बता दी है। तो फिर हम क्या करेंगे, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये डेंसिटी आ जाती है। डेंसिटी के लिए जो मैंने सिंबल इस्तेमाल किया है इसे रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो, RHO, रो। खैर, यहां से मैस निकालेंगे तो मैस हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगी। अब ये जो मैस की वैल्यू है इसको घुमा के यहां पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो मैस को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसे हमारे पास जो वर्क है जो mgh है, अब m की जगह पे रो इंटू वी आ जाएगा, और साथ g इंटू एच एज इट इज आ गया। ये हमारा आउटपुट वर्क हो गया, ये हमारी यूजफुल आउटपुट एनर्जी है। ठीक है, पानी को ऊपर लेके जाना, हाइट पे लेके जाना, तो ये वर्क जो है वो आपने निकाल लिया। इसमें रो भी आपको पता है और वॉल्यूम आपने ये इधर निकाल लिया। ठीक है, g 9.8 है, h की वैल्यू 10 मीटर है। सारी वैल्यूज पुट करोगे तो वर्क डन की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटेड यहां पे लिख दी है। ठीक हो गया, ये तो भी निकाला वर्क। मुझे बताओ ये वर्क कितने टाइम में किया है, बताओ जरा। 5 मिनट्स में। तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? जी बेटा, वर्क को टाइम से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? बेटा जवाब भी दिया करो। वर्क को टाइम से डिवाइड करने से क्या मिलता है? पावर मिलती है। एनर्जी ओवर टाइम पावर, वर्क ओवर टाइम पावर। ये हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था कि पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क ओवर टाइम लिखते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। तो खैर, मैं इसी वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहां पे आउटपुट पावर आ जाएगी। तो आउटपुट पावर को अगर लिखना है, आउटपुट पावर, जी बेटा, आउटपुट पावर निकालने के लिए आप यहां पे, वैसे तो ये डायरेक्टली इसमें इन्होंने लिख दिया है, वो खैर इसको कर लेते हैं। आउटपुट पावर आ जाएगी आपके पास वर्क ओवर टाइम। वर्क हमारे पास यहां पे 19600 है आई थिंक। ठीक है,
यही वर्क निकला हुआ ना पीछे, चेक कर लो, 19600 जूल। तो ये तो वर्क हो गया, इसको आप 300 से डिवाइड कर दो, ठीक हो गया। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 3। अब ये आ गया हमारे पास, ये आ गई आउटपुट पावर। क्या आ गई है? आउटपुट पावर। अब आप क्या करोगे? अब आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करोगे, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी हमारे पास होगी आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। ये आउटपुट क्या है? आउटपुट पावर है, इनपुट भी पावर है, इनटू 100। तो आउटपुट आप पुट करोगे 196 ओवर 3, और जो इनपुट है वो हमारी कितनी है? वो 300 वाट है। वो कितनी है? 300 वाट। तो अब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे इसको किसके साथ? 100 के साथ। ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो तो ये तकरीबन 21.77% आ जाएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 22% भी लिख सकते हो। तो ये आपने एफिशिएंसी को निकाला, डायरेक्ट सिंपल फार्मूला नहीं था जरा, इसमें हमें आउटपुट पावर निकालना पड़ी। ऐसे भी होता है, ये सवाल इसलिए कराया गया है ताकि आपकी थोड़ा आपका विजन चेंज हो, आपकी अप्रोच बदले कि आउटपुट एक आप डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर वैसे न्यूमेरिकल मोस्टली आ जाते हैं, लेकिन 2 स्टेप्स के अंदर भी न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, पहले आपने इन आउटपुट पावर निकाली और फिर एफिशिएंसी की तरफ गए। अब बेटा ये तो हो गई पावर एफिशिएंसी की बातें। अब हमने लास्ट टाइम ये एक एसएलओ था लास्ट पे कि किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। तो वो मैंने आपको बताया था, क्यों नहीं हो सकती बताओ जरा? एनर्जी लॉसेस की वजह से, डिसिपेटिव इफेक्ट की वजह से, एनर्जी के जाया होने की वजह से। और एनर्जी क्यों जाया होती है? नॉर्मली उसकी मेन काज क्या होती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वगैरह की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, या कोई सिस्टम की कॉन्स्टेंट भी हो जाती है, उसकी वजह से भी एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो खैर यहां पे किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। हां, अगर हम एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो हमें एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब एनर्जी का लॉस कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर लो। जब फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगी तो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कम से कम होगा, और इस तरह से एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाएगी। ये जो मशीनें होती हैं जो फैक्ट्री में चल रही होती हैं, उसमें क्या होता है बेटा? उसके डिफरेंट पार्ट्स अपन एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे होते हैं, और इस तरह से फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और वो हीट एनवायरमेंट में जाके चली जाती है, दाखिल हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो अगर वो जो मूवमेंट हो रही है पार्ट्स की एक दूसरे के साथ, वहां पे हम कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर लें, क्या इस्तेमाल कर लें? लुब्रिकेंट को इस्तेमाल कर लें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, और इस तरह से एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग सम लुब्रिकेंट। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है बात, हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये जो भी हमने चैप्टर पढ़ा इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा जरा देखें, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए बॉक्स इज ड्रैग्ड अक्रॉस अ फ्लोर विद अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स के साथ एक बॉक्स को क्या किया जा रहा है? ड्रैग किया जा रहा है। इफ द फोर्स इज डबल्ड, अगर फोर्स को डबल कर दें, एंड द डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, डिस्टेंस में कोई तब्दीली ना आए, तो बताओ हाउ डज द वर्क चेंज? वर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा बेटा बता सकते हो कि वर्क का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? वर्क का फॉर्मूला क्या है? F मल्टीप्लाइड बाय डी। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो ये चीज क्या बता रही है? इसमें स्टेटमेंट के अंदर D तो कांस्टेंट है, तो जो वर्क है वो फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे इसका क्या मतलब है? इस सवाल के अंदर फोर्स को कितना किया जा रहा है बताओ बच्चों?
फोर्स को डबल कितना किया जा रहा है। डबल किया जा रहा है। तो अगर फोर्स डबल करेंगे तो वर्क भी डबल हो जाएगा। एक बात याद रखो, पूरी अपनी आगे जितनी भी स्टडी है उसमें जब भी डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़ती है उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी बढ़े। अगर एक को डबल करते हो दूसरी डबल होगी, अगर एक को 3 गुना करोगे दूसरी भी 3 गुना हो जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है। अगर एक को 10 गुना करोगे तो दूसरी 10 गुना हो जाएगी। और अगर इनवर्स रिलेशन हो दो क्वांटिटीज के दरमियान, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़ती है उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी कम होती है। फर्ज करें अगर एक क्वांटिटी हमने डबल कर दी है तो बताओ जरा दूसरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी अगर उनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है? जी बेटा, सर कम होगी अगर एक क्वांटिटी नहीं गेन हो कितनी जाएगी। कम होगी, रेशो बतानी है। कितनी कम होगी? अगर एक को डबल किया दूसरी कितनी कम हो जाएगी? दूसरी डबल कम हो जाएगी। नहीं बेटा, डबल कम कम हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ। अगर एक 3 गुना कर दें, अगर एक 3 गुना बढ़ गई है तो दूसरी 3 गुना कम हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/3। अगर एक को 4 गुना कर दिया है तो दूसरी 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4। इस तरह से याद रखना है। ये पूरी फिजिक्स में बार बार ये रिलेशन इस्तेमाल होता है। इनवर्स रिलेशन का सिंपल मतलब ये नहीं होता कि एक चीज बड़ी दूसरी कम हो रही है बस। अगर एक 10 गुना बढ़ी है दूसरी सिर्फ 2 गुना कम हुई है तो ये इनवर्स रिलेशन नहीं है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़े उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी कम हो। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब भी यही है कि जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़े उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी बढ़े। अगर फर्ज करो एक क्वांटिटी 5 गुना कर दी है और दूसरी डबल हो गई है, देखो इसमें क्या हुआ है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ी है। तो क्या इसका मतलब हम डायरेक्ट रिलेशन लेंगे? बताओ बेटा, अगर एक को 5 गुना किया और दूसरी डबल हो गई, बताओ जरा क्या ये डायरेक्ट रिलेशन होगा इनके दरमियान? यस नहीं बेटा, यही तो समझाना चाह रहा हूं कि ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक को डबल किया दूसरी भी डबल हो, अगर एक को 5 गुना किया दूसरी भी 5 गुना हो, एक को 3 गुना किया दूसरी भी 3 गुना हो। समझ आई बात की? ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। ये हम बच्चों को इन चीजों के कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया? इनवर्स भी ऐसे ही है। ऑप्शन बी आंसर है। इसमें फिर हमारा आंसर बन जाएगा डी डबल। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हाँ जी, न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्या कहोगे? हाँ जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। चलो आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैन बी फाउंड इन अ चार्ज बैटरी? चार्ज बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी केमिकल। होती है? केमिकल एनर्जी। वेरी गुड, केमिकल एनर्जी होती है। तो केमिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में हमें मिलती है। अच्छा, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, डैम के अंदर क्या करते हैं? पानी को हाइट पे लेके जाते हैं और फिर उस पानी को गिराते हैं। किसके ऊपर गिराते हैं बेटा? टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। और टरबाइन फिर क्या करता है? टरबाइन घूमता है और टरबाइन एक, समझो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। बेटा, टरबाइन समझो एक फैन है बड़ा सा। तो जब टरबाइन घूमेगा तो उसके साथ जनरेटर लगा दो, तो जनरेटर आगे क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। खैर, ये जो जनरेटर वगैरह है इसकी जो मेन डिस्कशन है ये आपने जाके हायर क्लासेस में जाके पढ़नी है, वहां पे जाके डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का मतलब है कि पानी के फ्लो का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या है? वाटर एट द टॉप हैज हाई लेवल ऑफ विच एनर्जी? बताओ, वाटर जब हाई लेवल पे होगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के साथ जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है।
ठीक हो गया बेटा? तो बेटा आप लोग भी जरा बताया करो, ये सारी चीजें आपको पता हैं, बार बार आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे रोजाना अकेडमी आती हो तो ये चीजें सीखी भी हुई हैं। आगे बेटा देखो जरा, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, बताओ जी, जब ऊपर फेंकते हो एक ऑब्जेक्ट को तो बताओ कौन सी एनर्जी उसकी जो हमने जब उसको थ्रो किया ना, Gravitation potential energy. बेटा याद रखो, जब हम उसको थ्रो करते हैं ना तो हमने उसको मोशन दी होती है, हमने उसको क्या दिया होता है? मोशन। और मोशन के साथ एसोसिएटेड कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है, हाइट पे जाता है और उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है और उसकी जगह पे कौन सी एनर्जी आ जाती है? हाइट की वजह से। हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आ जाती है बताओ? Gravitational. हाँ जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती। और अगर ऊपर से नीचे आ रही हो कोई चीज, हाँ जी, अगर ऊपर से नीचे आ रही हो फिर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में। ये सारी बातें रेगुलर क्लास में हमने अंडरस्टैंड की हुई है। नेक्स्ट बेटा देखिए जरा, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मास इज हाफ्ड एंड इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मास को हाफ कर दें और स्पीड कांस्टेंट रहे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? कौन बताएगा? बोलो जरा, शाबाश। बताओ कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक, इसका फॉर्मूला क्या है? किसी को नहीं याद मेरा ख्याल है। हाफ 1/2 mv², ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। m यहां पे मैस है और v यहां पे स्पीड है, ठीक है? और अब यहां पे मुझे बताओ स्पीड हमारे एमसीक्यू के अंदर क्या बोली है? कांस्टेंट है, सेम है, और मैस तब्दील की जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ इसमें अगर मैस को आप डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, और अगर मैस को हाफ करोगे तो? हाँ जी, डायरेक्ट रिलेशन है ना, अभी डायरेक्ट रिलेशन में समझा रहा था आपको। बताओ, तो यहां पे क्या, मैस को अगर हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो Half जाएगी। हो जाएगी. अगर मैस को 3 गुना करोगे काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो जाएगी। मैस को 4 गुना करोगे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। सिंपल डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पे जो कि मैस को हाफ किया जा रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास हाफ वाली ऑप्शन ठीक होगी। अब आते हैं, ए डिवाइस दैट क्लेम्स टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन इट कंज्यूम्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी वायलेटिंग विच लॉ? हाँ भी, अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी कम कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है, तो बताओ यहां पे कौन सा लॉ वायलेट होता है? किस लॉ की वायलेशन होती है? कम एनर्जी ली और आगे ज्यादा एनर्जी ली। Conservation of energy. जी शाबाश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये नहीं कि एनर्जी ली है 100 जूल और आगे प्रोड्यूस जो है वो 200 जूल कर दी है। इसका मतलब भला क्या होगा कि एनर्जी क्रिएट कर दी है। तो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसलिए ये वाली जो बात है इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल? बताओ ये जो गिवन सोर्सेज हैं इनमें से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? ये हमने बात की भी थी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो इजीली दोबारा हमारे रेप्लेनिश हो जाते हैं,
ज्यादा अवेलेबल हो जाती हैं, रैपिडली अवेलेबल होती हैं मुख्तसर टाइम में। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो एक तो आसानी से अवेलेबल नहीं होते, वो काफी साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स सर लग जाते हैं बाद दफा, वो नॉन रिन्यूएबल है। लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद वो अवेलेबल होते हैं। तो यहां पे मुझे बताओ, इनमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है? सोलर एनर्जी तो रोजाना मिली होती है बेटा। सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी है बताओ? सर हम ऑप्शन सी कह रहे हैं। पहले मुझे सोलर एनर्जी के बारे में बताओ, कौन सी एनर्जी है? ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, डेली अवेलेबल वाइन होती है, एनर्जी ठीक है। कोल और विंड एनर्जी भी, रिन्यूएबल है, ये भी हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है। कोल, कोल जो है ये बेसिकली आपके पास फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका मतलब ये नॉन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी भी अवेलेबल है, ये भी रिन्यूएबल है। तो इसमें हमारे पास कोल वाली जो ऑप्शन है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक हो गया, जो आसानी से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सदियों बाद जो है वो चीजें दोबारा रिप्लेनिश होती हैं, दोबारा अवेलेबल होती है, अटेन होती हैं। नेक्स्ट है बेटा, ए जियोथर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, मैंने आपको बताया था जमीन का जो नीचे है डेप्थ है वो भी ज्यादा हॉट है, ठीक है ना। जमीन का इंटीरियर हाई टेम्परेचर पे है, वहां पे हीट है, और उसे आप कहते हो जियोथर्मल एनर्जी। जमीन की डेप्थ में जो एनर्जी है वो कौन सी है? जियोथर्मल एनर्जी। तो बताओ, ये जो जियोथर्मल एनर्जी, ये जो जियोथर्मल पावर प्लांट होता है, ये जमीन के नीचे वाली एनर्जी को इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी इसमें? ऑप्शन बी। हाँ, हाँ जी, ऑप्शन बी, कि हमारे पास जमीन की डेप्थ में, जमीन के इंटीरियर के अंदर थर्मल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? थर्मल। थर्मल का मतलब हीट, थर्मल का मतलब क्या है? हीट एनर्जी। तो इस तरह से जो जियोथर्मल पावर प्लांट है ये हीट एनर्जी जो जमीन की अंदरूनी सतहों में है, नीचे है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स रिसोर्स दैट रिलाइज ऑन द साइकिल ऑफ वाटर। हाँ जी, जिसमें वाटर का इस्तेमाल किया ऑप्शन जाता है। डी टाइडल एनर्जी। हाँ जी, इसमें टाइडल एनर्जी, बिल्कुल सही कहा आपने, टाइडल एनर्जी है। आगे बेटा देखो, ये जरा फिगर वाला सवाल आ गया ना, अब आपका पता चलता है। ए पर्सन लिफ्ट्स बॉक्सेस ऑफ इक्वल वेट ऑन टू अ प्लेटफॉर्म। ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये पर्सन बॉक्स रख रहा है। तमाम बॉक्स एक जैसे वेट के हैं, एक जैसी मैस के हैं, इनका वेट भी सेम और मैस भी सेम, mg सेम है इनका। तो अब आपने बताना क्या है नीचे, जरा सवाल को सुन लो। नीचे क्या है? विच क्वांटिटी विल नॉट इफेक्ट द वर्क डन बाय द पर्सन। हाँ जी, जो पर्सन को वर्क करना पड़ रहा है, कौन सी क्वांटिटी उसके वर्क को इफेक्ट नहीं करेगी, यानी वर्क वो उसका सही रहेगा, वर्क तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्वांटिटी आपने बतानी जिससे उसका किया गया काम तब्दील ना हो, उसका काम सेम रहे। तो पहली बात तो ये, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ग्राउंड से अगर ये प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ा दें तो बताओ, जब हाइट बढ़ाएंगे तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा या कम? बताओ बेटा। ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइट तक ले जाने में वर्क होता है वो mgh होता है। वो किसके बराबर है? सर mgh के ऑप्शन बराबर सी है। ठीक है। ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये पहले वाली जो ऑप्शन है इसमें तो वर्क तब्दील हो जाएगा। आपने वो ऑप्शन बतानी है जिसमें इस पर्सन का किया गया काम तब्दील ना हो। सर ऑप्शन सी। अभी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस। हाँ जी, अगर ज्यादा बॉक्स शिफ्ट करोगे तो टोटल मैस ज्यादा डिस्प्लेस होगी, लिफ्ट होगी, और अगर मैस ज्यादा डिस्प्लेस की जाएगी तो वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजों पे वर्क डिपेंड कर रहा है, मैस पे, जी पे और हाइट पे। तो इससे भी वर्क तब्दील होगा। नेक्स्ट है टाइम टेकन टू लिफ्ट द बॉक्स। हाँ जी, जो टाइम लिया जा रहा है, टाइम पे वर्क डिपेंड नहीं करता, टाइम पे वर्क डिपेंड
नहीं करता। वर्क सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। और उन वैल्यूज से हमारा जो लिफ्टिंग में वर्क है वो mgh बना हुआ है, क्योंकि फोर्स यहां पे mg है। mg यहां पे क्या है? फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट यहां पे h है, तो ये F इंटू डी है। तो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। आप बताओ जरा, टाइम पे कौन सी चीज डिपेंड करती है, वर्क या पावर? पावर। पावर चेंज होगी, ठीक है। तो जो पावर है वो वर्क पे डिपेंड, पावर जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है और वर्क पे भी डिपेंड करती है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करती है। तो पावर एफ डी और टाइम तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। वर्क सिर्फ एफ और डी पे डिपेंड करता है, वर्क सिर्फ एफ और डी पे। पावर को लिखोगे तो वो लिखोगे एफ डी ओवर टी, वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम। चलो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन, ये बिल्कुल बच्चे ने सही बताया कि सी ऑप्शन है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो जरा, एट विच पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉल इज मैक्सिमम एज शोन इन फिगर बिलो। मुझे बताओ हाइट पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, बॉल के पास हाइट पे कौन सी डी पे। पोटेंशियल एनर्जी है हाइट पे, ये मैक्सिमम हाइट पे है, ये ए पोजीशन पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और बताओ काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी? सर ऑप्शन डी पे, यानी डी पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बी पे नहीं सर बेटा, डी पे। जितना ग्राउंड के पास जाएगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। फिर और सर सी स्पीड पे। सी पे, सी जो है ये ऐसा पॉइंट जो ग्राउंड के करीब है। आप मुझे बताओ, एक बिल्डिंग से जब ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा ग्राउंड के करीब आएगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड और मास पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, मास पे और स्पीड दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब सी पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट बताओ, ये चार लोग हैं खड़े हैं यहां पे, फोर पीपल ऑफ इक्वल वेट, सेम वेट वाले हैं, एम जी सेम है, इनका वेट क्या है? सेम। वेट का मतलब एम जी सेम है। अच्छा, ऑन अ बीच, ये कोई बीच पे खड़े हैं, यूज डिफरेंट रूट्स टू गेट द टॉप ऑफ द सी लेवल, यानी यहां पे जाना है, ठीक है। यहां पे जाने के लिए तीन रूट हैं, डिफरेंट रूट फॉलो किए जा रहे हैं। वो रूट यहां पे बताए हैं, और आपने क्या बताना है इसमें, विच पर्सन प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट एवरेज पावर, किस पर्सन की पावर ज्यादा इस्तेमाल होगी, ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा, ज्यादा पावर यूज करेगा। बेटा सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑप्शन में जो पर्सन ए है वो क्या कर रहा है, रन अक्रॉस द बीच देन क्लाइम द लैडर, ये नीचे जाता है ऐसे और फिर ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता है। पहले इधर आया और फिर इस तरफ गया, ठीक है। और इसने, मुझे बताओ कि इसने हमारे पास कितना टाइम लिया, 8 सेकेंड। कितना टाइम लिया? 8 सेकेंड, यानी वेट इसका सेम है। अच्छा मुझे बताओ, अगर सब ने यहां पे जाना है, ठीक है, तो सब एक जैसी हाइट कवर नहीं करेंगे। मैंने आपको ये लेक्चर के अंदर बताया भी था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोपी सरफेस के ऊपर चलते हुए हाइट पे जाता है या सीधा ऊपर जाता है, अगर एक जैसी हाइट कवर की जा रही है, एक जैसी हाइट कवर की जा रही है, तो उनका वर्क सेम होगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। इसका मतलब सारे पर्सन अगर इस पोजीशन पे आ रहे हैं, एक्स पोजीशन पे आते हैं, तो सब एक जैसी हाइट कवर करके आएंगे, चाहे वो इधर से आ जाए, चाहे वो ऐसे आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, अगर हाइट सेम है तो इनका सर सही आंसर ऑप्शन सी बेटा होगा ना। सब्र तो कर लो, तो सबका सबका वर्क सेम है, लेकिन हमें यहां पे वर्क नहीं बताना, हमें यहां पे एवरेज पावर बतानी। एवरेज पावर आपके पास होगी वर्क ओवर टाइम। वर्क सबका इसलिए सेम होगा कि सबका वेट भी सेम, वेट बताया हुआ है, वेट सेम,
और सबके लिए जो इन्होंने हाइट ऊपर जानी है वो भी सेम, तो वर्क सेम, लेकिन टाइम अब इनका देख लो। अगर पावर देखनी है तो टाइम को देख के डिसाइड करोगे। किसको देख के? टाइम को। जिस केस में टाइम कम लगेगा उस केस में पावर क्या होगी? ज्यादा। और जो पर्सन ज्यादा टाइम लेगा उसकी पावर कम होगी। तो अब इसको जरा देख के बताओ, पहले पर्सन ने इस हाइट तक जाने में 8 सेकंड लिए, दूसरे पर्सन ने यहां तक जाने में कितना टाइम लिया? 16 सेकंड, तीसरे ने 5 सेकंड और चौथे ने 10 सेकंड। बताओ किसकी पावर ज्यादा है? अब बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि इसने लेस टाइम लिया है। वर्क सबने सेम किया है, वर्क सबने सेम किया है, लेकिन जिस केस में कम टाइम लगा है उस केस में पावर ज्यादा है, क्योंकि पावर और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। टाइम जितना कम लगेगा पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया बेटा? ये पॉइंट भी आपने सीख लिया। अब आओ, ये जरा बताओ, द डायग्राम शोज द स्टेशनरी, ये कोई झूला है, इस झूले में ए बी सी डी, ठीक है, हमारे पास ये चेयर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? चेयर्स। ए बी सी डी 4 चेयर्स लगी हुई हैं। ये जो 4 चेयर्स हैं इनमें आपने बताना है विच चेयर हैज द मोस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी चेयर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रखती है? ऑप्शन ए सर। जी बेटा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। अगर इस ग्राउंड के लिहाज से हाइट देखो तो ए की हाइट सबसे ज्यादा है। अगर ए की हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे। ठीक हो गया बेटा? हाइट पे, मैस पे। लेकिन चेयर चूंकि सारी एक जैसी है, मैस सबकी सेम है, बाकी हाइट रह गई जिससे आप डिसाइड करोगे। आगे बताओ, विच एनर्जी रिसोर्स इज करेक्टली डिस्क्राइब। आपने बताना है कौन सा एनर्जी सोर्स सही बयान किया हुआ है। बताओ, ये जो बायोफ्यूल है ये रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल है? बायोफ्यूल बायोमैस से मिलता है, और बायोमैस हमारा जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ये हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब ये रीन्यूएबल बिल्कुल सही लिखा है और ऑल द टाइम अवेलेबल है। प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से हासिल किया जाता है। तो हमारी पहली जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या है? न्यूक्लियर, ये नॉन रिन्यूएबल है। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये यस लिखा हुआ है रिन्यूएबल में, ये रिन्यूएबल नहीं है। तो असल ऑप्शन हमारी ए ही ठीक है यहां पे ये एक पर्सन है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। इसके बारे में जरा लिखा हुआ है कि इसने ऊपर जाते हुए कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन की है, वो 10,000 है। पोटेंशियल एनर्जी हो गई 10,000 जूल। ठीक है, शी स्काइड डाउन, ये नीचे आ रहा है। एट द बॉटम ऑफ द स्लोप हर काइनेटिक एनर्जी, जब ये ऊपर से नीचे आया है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे है वो 2000 जूल है। इसका क्या मतलब है? हाइट पे इसके पास 10,000 पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये ग्राउंड पे आया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 2000 जूल रह गई। इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील नहीं हुई। काइनेटिक एनर्जी हमें सिर्फ 2000 जूल मिली, बाकी किधर गई वो आपने बतानी है। ये लिखा है हाउ मच एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी। हाँ जी, कितनी एनर्जी साउंड और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये आप बताओगे कितनी होगी बेटा? जो अगर 10,000 अगर टोटल थी उसमें से मिली सिर्फ 2000, बाकी सारी की सारी जो 8,000 है वो लॉस हो गया, वो एनर्जी का लॉस है। इसका मतलब 8,000 एनर्जी जो है ये फ्रिक्शन की वजह से साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गई, साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी। तो ये हमारे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए
और इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। इस तरह के सवालों की अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को सही डायरेक्शन में सीख रहे हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।